नमस्कार। ब्लॉग एंजिल के क्विज सीरीज में आपका स्वागत है। ये क्विज सीरीज आने वाले एग्जाम को मद्देनजर बनाई जा रही है। विशेषकर सभी प्रकार के गवर्नमेंट एग्जामों में ये क्विज सीरीज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी और यूपीपीसीएस को ज़्यादा तवज्जो देते हुए सभी गवर्नमेंट एग्जाम को मद्देनजर ये क्विज सीरीज बनाई जा रही है, तो इसको बहुत ध्यान से समझते हैं। आइए टाइम को वेस्ट न करते हुए स्टार्ट करते हैं। मध्यकालीन भारत के संदर्भ में आज का पहला क्वेश्चन है हमारा। मध्यकालीन भारत के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। इस पर विचार करना है। देखिए, ये कुछ शब्द दिए गए हैं और इनके बारे में बताना है इनका अर्थ सही है या नहीं है। दाग रिलेटेड टू बाजार, खुद, बरीद और हुलिया, इनमें से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ध्यान रखिएगा, सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शंस कुछ इस प्रकार है। वीडियो को पॉज कीजिए और आंसर दीजिए। एग्जाम में बैठने से पहले अपने आप को टेस्ट करना बहुत जरूरी होता है। तो प्रैक्टिस एग्जामिनेशन में जितनी तैयारी होनी थी अभी हो चुकी है। अब एग्जाम में बैठने के लिए, एग्जाम जो आने वाला है यूपीएससी का, और सितंबर में भी हमारा एक एग्जाम है आरओ, है ना, रिव्यूइंग ऑफिसर का, इन सबको ध्यान में रखते हुए प्रैक्टिस बहुत कीजिए। प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए, हो गया टाइम। अभी देखते हैं इनमें से कौन सा सही है। सही सुमेलित नहीं है, सॉरी, सही सुमेलित नहीं है। तो सही सुमेलित हमारा कौन सा नहीं है? सही सुमेलित नहीं है हमारा दाग बाजार से, ये बिल्कुल गलत है ना। तो ये सही सुमेलित नहीं है। सही सुमेलित नहीं है बोला है तो ये सही हो जाएगा। खुद को ग्राम प्रमुख बोलते थे, खुद को ग्राम प्रमुख बोलते थे, ये सही है, ये सही सुमेलित है। सही सुमेलित कौन सा नहीं है? बरीद को शराब और मादक पदार्थ बोलते थे, ये गलत है। हुलिया, जासूस, ये गलत है। मतलब सही सुमेलित कौन कौन सा नहीं है? पहला, तीसरा और चौथा। पहला, तीसरा और चौथा, ऑप्शन सी सही होता है। इसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से जान लेते हैं कि ये वर्ड थे क्या मध्यकालीन इतिहास में, जो यूज हुआ करते थे मध्यकालीन भारत में, तो ये थे क्या। देखिए, ये थे क्या कि दाग। दाग क्या था कि ये एक प्रथा थी, घोड़ों के दागने से रिलेटेड थी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। सारी जो इतने भी चार क्वेश्चंस दिए गए हैं इनके बारे में इनका क्या मतलब था। सारे जो मुगल कालीन हमारे शासक हुए थे, इन्होंने एक कोडवर्ड बना लिया था, कह दीजिए कोडवर्ड बना लिया था, जिसके आधार पर ये करते थे। तो दाग, दाग किसे बोलते थे? घोड़ों को दागने की एक प्रथा चल रही थी, उसको बोलते थे। खुद, खुद जो है वो ग्राम प्रमुख हुआ करते थे। जैसे अगर मैं आपको बता देता हूं, अलाउद्दीन खिलजी ने जो राजस्व वसूली के लिए या कर को प्लस माइनस करने के लिए, उनको मतलब मैनेज करने के लिए एक ग्राम प्रमुख डिसाइड कर दिया करते थे, वो जो है उसे खुद बोला करते थे। ठीक है। बरीद, बरीद क्या होता था? बरीद जो है एक अधिकारी होता था जो बाजार का निरीक्षण किया करता था। ठीक है, बरीद क्या था? बाजार का निरीक्षण किया करता था। हुलिया क्या था? हुलिया था कि सैनिकों का व्यक्तिगत विवरण लेने के लिए और सैनिकों का हुलिया डिसाइड करने के लिए, है ना, सैनिकों का हुलिया डिसाइड करने के लिए डिसाइड किया जाता था। और ये जगह जगह जाके जासूसी टाइप का काम किया करते थे, है ना। नहीं नहीं नहीं, जासूसी नहीं। ये क्या करते थे कि सैनिकों की व्यक्तिगत विवरण लेने के लिए और सैनिकों का हुलिया डिसाइड किया करते थे। हुलिया, ठीक है, हुलिया। बरीद थे, बरीद थे हमारे जो बाजार का निरीक्षण करते थे, जिनको जासूस टाइप का कहा जाता था, जो बाजार की निगरानी किया करते थे। ठीक है, तो दाग, खुद, बरीद और हुलिया, चारों क्लियर हो गया। अब देखिए, इनकी बात आई है तो हम आपको ये भी आपसे डिस्कस कर लेते हैं कि अकबर ने अपने अंतिम वर्षों में, अपने शासन के अंतिम वर्षों में मनसबदारी व्यवस्था लागू की थी। उसमें दो वर्ड यूज किए थे। वो वर्ड कौन कौन से थे? ये वर्ड काफी ज्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब ये प्रश्न उठा है तो इसके बारे में भी देख लेते हैं। एक दो वर्ड थे, वो वर्ड कौन कौन से थे? एक था जात और एक था सवार। जात और सवार। जात किससे रिलेटेड था? जात किससे रिलेटेड था? जात रिलेटेड था व्यक्ति के वेतन और पद से, वेतन और पद से, वेतन और पद से। और सवार क्या था? सवार, सवार समझ, नाम सुनते ही समझ में आता है घुड़सवार, घुड़सवार। तो घुड़सवार
ये क्या थे? घुड़सवार दस्तों की संख्या, घुड़सवार दस्तों की संख्या से रिलेटेड थे, घुड़सवार दस्तों की संख्या से रिलेटेड थे। क्लियर है? तो ये अकबर ने मनसबदारी व्यवस्था में ये दो वर्ड यूज की थी, जात और सवार। जात था व्यक्ति के वेतन और पद से, और सवार था घुड़सवार दस्ते की संख्या से रिलेटेड। ठीक है, ये कुछ मुगल शासनकाल में कुछ वर्ड यूज हुआ करते थे मध्यकालीन भारत में, उनके बारे में देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन हमारा है, नागर शैली के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन अपने टाइम लीजिए, टेक योर ओन टाइम, पढ़िए और आंसर दीजिए। क्या है? रेखा प्रसाद अधिक चौड़े और फमसाना की तुलना में ऊंचाई में छोटे होते थे। वल्लभी इमारतें आकार में आयताकार, जिनकी छतें मेहराबदार कक्ष के रूप में ऊपर की ओर बढ़ती हुई थी। ऑप्शन आपके सामने है। नागर शैली के बारे में पूछ रहा है। नागर शैली, ये तो गलत है, देख लेते हैं एक बार। वीडियो को पॉज कीजिए और आंसर दे दीजिए। रेखा प्रसाद अधिक चौड़े और फमसाना की तुलना में ऊंचाई में छोटे होते थे, ये गलत है। नागर शैली के बारे में कह रहा है, इसलिए वल्लभी इमारतें आकार में आयताकार होती थी, छतें मेहराब कक्ष के रूप में ऊपर की ओर बढ़ती हुई, ये बिल्कुल सही है। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हुआ? ओनली 2। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल नहीं है, विश्व धरोहर स्थल नहीं है कौन सा? वीडियो को पॉज करें, आंसर दें। विश्व धरोहर स्थल नहीं है, कौन सा नहीं विश्व धरोहर स्थल? पश्चिमी घाट, हुमायूं का मकबरा, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान, स्वर्ण मंदिर विश्व धरोहर स्थल नहीं है। तो इसका ऑप्शन ए सही होता है, स्वर्ण मंदिर विश्व धरोहर स्थल नहीं है। अगला देखते हैं, इसमें देखिए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। क्या कह रहा है? बौद्ध धर्म ने अपने संघ में पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए प्रवेश की अनुमति दी थी, जबकि जैन धर्म महिलाओं को अपने संघ में प्रवेश करने की से प्रतिबंधित करता था। भगवान बुद्ध ने वर्ण व्यवस्था की प्रथा पर प्रत्यक्ष आघात किया, जबकि भगवान महावीर ने अप्रत्यक्ष रूप से इसकी निंदा की। ऑप्शन आपके सामने है। पढ़िए और आंसर दीजिए। बौद्ध धर्म अपने संघ पुरुषों और महिलाओं दोनों को अनुमति देता था, जबकि जैन धर्म महिलाओं, ये सही नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। इलोबरेट करने वाले क्वेश्चंस को हम इलोबरेट करेंगे, बाकी टाइम ना वेस्ट करते हुए आगे बढ़ते रहेंगे। भगवान बुद्ध ने वर्ण व्यवस्था की प्रथा और प्रत्यक्ष आघात किया था, जबकि भगवान महावीर ने अप्रत्यक्ष रूप से इसकी निंदा की थी, ये भी गलत है। तो इसका दोनों ऑप्शन गलत हो गया, तो डी ऑप्शन इसका सही होता है। अगला देखते हैं, अगला क्या कह रहा है? प्राग ऐतिहासिक शैल चित्रों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इनमें से कौन सा सही है और कौन सा गलत? पढ़िए और आंसर दीजिए। भारत में मिले प्रारंभिक चित्र पूर्व पाषाण काल के हैं। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और बिहार में के कई जिलों में गुफाओं की दीवारों पर शैल चित्र अवशेष पाए गए हैं। भीमबेटका के बारे में भी आर्ट एंड कल्चर में बहुत ज्यादा क्वेश्चन राइज होते हैं। भीमबेटका के बारे में स्टडी कर लीजिएगा, आए दिन किसी न किसी एग्जाम में, चाहे रेलवे हो, एसएससी हो, यूपीएससी हो, इनमें पूछ लिए जाते हैं। भीमबेटका के कलाकारों ने चित्र कला में केवल लाल और सफेद रंग का प्रयोग किया है, इनमें से कौन सा सही है? प्राग ऐतिहासिक काल में, ध्यान रखिएगा। तो आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और बिहार के कई जिलों में स्थित गुफाओं की दीवारों पर शैलचित्र अवशेष पाए गए हैं, ये बिल्कुल सही है। बाकी दोनों गलत हो जाते हैं हमारे। ठीक है, अगला देखते हैं, द्रविड़ शैली क्या कह रही है? द्रविड़ शैली के मंदिरों में संरचनात्मक आकार के आधार पर निम्नलिखित में से किनमें उपविभाजित किया गया है? इनको देखिए, ऑप्शन द्रविड़ शैली के बारे में है, द्रविड़ शैली के बारे में आंसर दीजिए। चतुर्राष्ट्र जिसे वर्ग भी कहा जाता है, वृत्त जिसे वृत्ताकार भी कहा जाता है, अष्टाश्र जिसे अष्टभुजाकार भी कहा जाता है, गजपृष्ठ जिसे अंडाकार भी कहा जाता है, ये चारों ऑप्शन द्रविड़ शैली में सही होते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं, 1857 के विद्रोह के विरुद्ध ब्रिटिश
प्रतिरोध के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। इनमें विचार कीजिए। क्या कह रहा है? दिल्ली की कमान उस समय किसके हाथ में थी? दिल्ली में जो विद्रोह हो रहा था उस समय दिल्ली की कमान किस अंग्रेज अधिकारी के हाथ में थी? जॉन निकोलसन। ये बिल्कुल सही है। ठीक है, ऑप्शन भी देख लेते हैं। ऑप्शन 1857 के विद्रोह के बारे में है, देख लीजिएगा। ऑप्शन ऊपर कर देता हूं, ये क्लियर है। ठीक है, 1857 के विद्रोह का स्थान और उस समय उसकी कमान किसके हाथ में थी, किस अंग्रेज अधिकारी के हाथ में थी? कानपुर का गलत है भाई। कानपुर का किसके हाथ में था? कानपुर का कोलिन कैंपबेल के हाथ में नहीं था कमान अधिकारी। झांसी हेनरी लॉरेंस। हेनरी लॉरेंस। कानपुर का कोलिन कैंपबेल ही था। सॉरी। कानपुर का कोलिन कैंपबेल ही था। झांसी का हेनरी लॉरेंस नहीं था। लखनऊ का ह्यूज रोज नहीं था। तो कौन सा ऑप्शन सही होता है? ओनली 1 एंड 2। क्लियर है? विद्रोह का स्थान 1857। अगला देखते हैं। नृत्य शैली जीवंत परंपरा है, वैष्णव मठों में इसका अभ्यास किया जाता है। नृत्य शैली कौन सी नृत्य शैली है उसके बारे में थोड़ा सा इलोबरेट किया है क्वेश्चन में ही। जीवंत परंपरा है, वैष्णव मठ में इसका अभ्यास किया जाता है। इसमें हस्त मुद्रा, पग मुद्रा, आहार्य, संगीत आदि के संबंध में दृढ़ता से नियमों का पालन किया जाता है। इस नृत्य में प्रारूप 15वीं शताब्दी में शंकर देव ने प्रतिपादित किया था। किसे प्रतिपादित किया था? बताइए। सत्रिया। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला क्या कह रहा है? महालवाड़ी व्यवस्था। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। महालवाड़ी व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही नहीं है कह रहा है नहीं है में जरूर ध्यान दिया करिए। नहीं है कह रहा है, नहीं है तो क्या होगा? देखिए, भू राजस्व के आकलन हेतु विभिन्न समूहों के रीति रिवाज और अधिकारों का ध्यान रखा जाता था। ग्राम प्रधान को जिम्मेदारी से अधिक महत्व दिया गया। राजस्व मांग को निश्चित कर दिया गया था तथा इसे समय समय पर संशोधित नहीं किया जाता था। ऑप्शन महालवाड़ी व्यवस्था के बारे में है। ऑप्शन ऊपर कर देता हूं। नाइस, ऊपर हो गया। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? भू राजस्व आकलन हेतु विभिन्न समूहों, रीति रिवाजों के तथा अधिकारों को ध्यान में रखा जाता था। भैया, ये महालवाड़ी व्यवस्था के संबंध में ये गलत है। महालवाड़ी व्यवस्था के संबंध में ये बिल्कुल सही है। ग्राम प्रधान को जिम्मेदारी से अधिक महत्व दिया जाता था। जमींदार से अधिक महत्व दिया जाता था। नॉट जिम्मेदारी, मैं जिम्मेदारी पड़ गया। जमींदार से अधिक महत्व दिया जाता था ग्राम प्रधान को। क्लियर है? ये बिल्कुल सही है ग्राम प्रधान को। दूसरा भी गलत है। ठीक है, राजस्व निश्चित कर दिया गया था और इसे समय समय पर संशोधित नहीं किया जाता था। ये गलत है, किया जाता था संशोधित। ठीक है, तो ऑप्शन बी सही होता है हमारा। ओनली 3। अगला देखते हैं। ये कुछ वर्ड दिए गए हैं। दीवाने अमीर को ही, है ना, इसके बारे में भी थोड़ा सा इलोबरेट करेंगे। ये कुछ वर्ड हैं जो पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में। ये एक क्वेश्चन के तहत भी पूछ लिए जाते हैं। 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं किससे रिलेटेड है। ठीक है, दीवाने अमीर को ही, दीवाने रिसालत, दीवाने इंसा, दीवाने अर्ज। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? दीवाने अमीर को ही किस से रिलेटेड है? ये बिल्कुल सही आंसर है, बिल्कुल सही है। दीवाने रिसालत ये गलत है। दीवाने इंसा राजकीय पत्राचार से रिलेटेड है। ये भी बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। दीवाने अर्ज कह रहा है धार्मिक मामले से रिलेटेड था। दीवाने अर्ज धार्मिक मामले से रिलेटेड था, ये गलत है। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से देख लेते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये पूछ लिए जाते हैं, तो इनको थोड़ा सा देख लेते हैं। दीवाने अमीर को ही किस से रिलेटेड है? ये तो यहीं क्लियर हो गया। ठीक है, दीवाने रिसालत ये धार्मिक मामले से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है?
धार्मिक मामले मामले से रिलेटेड है। दीवाने इंसा रिलेटेड है राजकीय पत्राचार से, ये भी क्लियर हो गया था, है ना। अब दीवाने अर्ज किससे रिलेटेड है? दीवाने अर्ज, अब राजस्व बचा, तो राजस्व से रिलेटेड नहीं है दीवाने अर्ज, ठीक है। दीवाने अर्ज को दीवाने आरिज भी बोला जाता था। ये सल्तनत काल में आरिजे मुमालिक, क्या था? आरिजे मुमालिक, आरिज ए मुमालिक, इसे अलग अलग लिख दीजिए, आरिज ए मुमालिक, ये वर्ड भी ध्यान रखिएगा, आरिज मुमालिक कहा जाता था, जिसे बाद में दीवाने अर्ज कहा गया। तो दीवाने अर्ज या दीवाने आरिज भी बोलते हैं, कहीं कहीं आरिज भी लिखा होगा, कहीं कहीं अर्ज भी लिखा होता है। तो दीवाने अर्ज ये क्या था कि सैनिकों की भर्ती, सैनिकों और घोड़ों का हुलिया, सेना का निरीक्षण, साज सज्जा, इन सब से रिलेटेड था दीवाने आरिज। क्लियर है? अगला देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इनमें विचार कीजिए भाई, क्या कह रही है? सुल्तान बनने से पहले नायब का पद धारण किया, इनमें से कौन, जो नवाबों के नाम दिए गए हैं, अभी मैं ऊपर कर दूंगा, नवाबों के नाम दिए गए थे, ये देखिए, इनमें से कौन था? इनमें से कौन था जिसने सुल्तान बनने से पहले नायब का पद धारण किया था? उसने सजदा और पैबोस रस्म, सजदा और पैबोस, ये दूसरा ऑप्शन समझते ही क्लियर हो जाना चाहिए, है ना। बताइए, सजदा और पैबोस की रस्म के अनुपालन पर जोर दिया था इसने। तीसरा क्या कह रहा है? भारतीय मुसलमानों को सत्ता में भी सभी पदों से निष्कासित कर दिया। कौन था ये? भाई बलबन था, बलबन मुगल शासक था, ठीक है। अगला देखते हैं, क्या कह रहा है? निम्नलिखित में संगम साहित्य और विषय वस्तु कुछ दिए गए हैं, इनके बारे में बताना है। ऑप्शन ऊपर कर देते हैं और बताइए। तुलकाम्पियम, तिरुकुर्रल, शिल्पदिकारम, ये वर्ड हैं, ये किससे रिलेटेड हैं? ये साहित्य हैं कुछ, और इनमें किसके बारे में वर्णन किया गया है, व्याख्या किया गया है, बताइए। ध्यान रखिएगा, आर्ट एंड कल्चर में इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। देखिए, तोल्काप्पियम, ये व्याकरण और काव्यशास्त्र से रिलेटेड है, ये बिल्कुल सही है। तिरुकुरल दर्शन से रिलेटेड है, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे, सही है, सही है। शिल्प दिकारम प्रेम कथा से रिलेटेड है, ठीक है। तो इसके तो सारे सारे सही हो गए, तो उपरोक्त सभी ऑल सही हो गया, ठीक है, संगम साहित्य और विषय वस्तु को लेके। अगला देखते हैं, सॉरी, डलहौजी की राज्य हड़पने की नीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भाई डलहौजी का नाम देते ही दिल में खुशी सी भर जाती है ना। डलहौजी ने बड़ा कार्य किया था, डलहौजी ने बहुत कुछ किया था। अब देखिए, डलहौजी की राज्य हड़पने की नीति थी जिनमें से प्रमुख स्थान रखती थी, तो क्या था ये? डलहौजी की राज्य हड़पने की नीति, ऑप्शन ऊपर कर देते हैं, ये देखिए, ये कुछ इस टाइप से है। डलहौजी ने भारतीय राज्यों को 3 वर्गों में विभाजित किया, बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ेंगे और प्रैक्टिस जरूर करते रहिए, वीडियो को पॉज कीजिए और आंसर देते रहिए, ठीक है। डलहौजी ने भारतीय राज्यों को 3 वर्गों में विभाजित किया और प्रत्येक वर्ग के राज्यों पर हड़प की नीति को अलग अलग लागू किया। सतारा पहला ऐसा राज्य था जिस पर इस नीति के तहत अधिकार किया गया था। बताइए डलहौजी ने क्या किया, कौन सा ऑप्शन सही है? भाई सतारा पहली ऐसी रियासत थी जिसको इसके तहत शामिल किया गया था, ये बिल्कुल सही है, ठीक है, बिल्कुल सही है। डलहौजी की भारतीय राज्यों में 3 वर्गों में विभाजित किया, प्रत्येक वर्ग को राज्य हड़पने की नीति अलग अलग लागू किया था, बिल्कुल सही है ये भी, प्रत्येक वर्ग के राज्य पर हड़प की नीति को अलग अलग लागू किया गया था, बिल्कुल सही, दोनों आंसर सही हो गए, ठीक है। अगला देखते हैं, सल्तनत काल में, सल्तनत काल के दौरान शासन व्यवस्था, सल्तनत काल के दौरान शासन व्यवस्था के बारे में क्वेश्चन है भाई, क्या कह रहा है? ऑप्शन ऊपर कर देते हैं, सल्तनत काल के दौरान, सल्तनत काल के दौरान, ऑप्शन ऊपर कर देते हैं, सल्तनत काल के बारे में है, उठक गया। आगे देखते हैं, दीवाने इंसा, ये सब क्वेश्चन जरूर राइज हो जाते हैं, इसलिए इनको जरूर पढ़ के जाइए। दीवाने इंसा, दीवाने अर्ज, सबके बारे में डिस्कस कर लिया गया है ना। दीवाने रियालत, सारे ये क्वेश्चन
दोबारा पुटअप किया गया है, ध्यान रखिए, दीवाने अर्ज अभी जस्ट डिस्कस किया था। बताइए इसमें कौन सा सही है? भाई ध्यान दे लीजिए, पीछा वाला वीडियो पॉज करके रिवाइंड करके एक बार फिर से देखिए। चार इसमें थे, जिसमें से 3 उठा के रख दिए गए। दीवाने अर्ज ये सैन्य विभाग से रिलेटेड है। आरिज जिसको बोलते हैं दीवाने आरिज, है ना, दीवाने आरिज इसी को बोलते थे, जिसको क्या कहते थे, आरिज मुमालिक। ठीक है, यही सही है ऑप्शन, बाकी सारे गलत हो रहे हैं। अगला देखते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। सित्तन वासल आगे करंट से भी रिलेटेड क्वेश्चन हैं, करंट को भी मद्देनजर कुछ करंट से भी डिस्कशन कर लेंगे। ठीक है, देखते हैं आगे। सित्तनवासल गुफा चित्र, सित्तनवासल गुफा चित्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बताइए निम्नलिखित में से कौन सा सही है, कौन सा नहीं। ये गुफा चित्र आंध्र प्रदेश में है। गुफाओं में बौद्ध चित्रकलाओं के लिए जानी जाती हैं। ये निर्माण मौर्यों द्वारा किया गया था। कौन सा सही है? सित्तनवासल। सित्तनवासल इसका ऑप्शन ऊपर कर देते हैं, सित्तनवासल के बारे में। ये इनमें से कोई भी नहीं सही है भाई, तीनों ऑप्शन गलत होते हैं। ये बौद्ध चित्रकलाओं से नहीं बल्कि जैन गुफाएं थी। ये द्वितीय शताब्दी में निर्मित थी, जैन गुफाएं थी। और कहा गया है आंध्र प्रदेश में नहीं, ये तमिलनाडु के पुदुकोट्टे जिले में सित्तनवासल गांव में है। सित्तनवासल एक गांव है, ठीक है, सित्तनवासल गांव तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में नहीं, तमिलनाडु में। ठीक है, और इसे खोजा किसने था? 1934 में। इसके सारे ऑप्शन गलत हो गए। ये कुछ इस टाइप की दिखती है, ध्यान से देखिएगा। ये कुछ इस टाइप की चित्रकलाएं हैं जिनमें जैन धर्म के से रिलेटेड चित्रकारी भी हुई है। इसे किसने खोजा था? 1934 में एक प्रोफेसर थे, फ्रांसीसी प्रोफेसर थे। क्या नाम था उनका? फ्रांसीसी प्रोफेसर का दुर्बिल नाम था इनका, जिन्होंने इसे खोजा था। ठीक है, पल्लव वंश के शासक थे महेंद्र वर्मा ने उस टाइम पे चित्रकारी की थी गुफाओं में, सत्तनवासल में। ठीक है, पल्लव वंश के शासक थे महेंद्र वर्मा, याद रखिएगा, का नाम कभी कभी पूछ लिया जाता है। सत्तनवासल से रिलेटेड कौन सा है? पल्लव वंश का शासक महेंद्र वर्मा। ठीक है, अगला देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता किन चीजों से परिचित नहीं थे? हड़प्पा सभ्यता के लोग किन चीजों से परिचित नहीं थे? तिलकोनिया, पहाड़ गाड़ी, पहिया गाड़ी, सॉरी, बीजों से बुआई। भाई धातु मुद्रा से नहीं, धातु मुद्रा ये ऑप्शन सही होता है, इससे परिचित नहीं थे। अगला, भारतीय संगीत की ध्रुपद शैली, ध्रुपद शैली, इसके बारे में बताइए। ऑप्शन दिए गए हैं, पढ़िए और आंसर दीजिए। पढ़ देते हैं। भारतीय संगीत की ध्रुपद शैली है, इसलिए ऑप्शन अभी ऊपर करते हैं। ध्रुपद शैली क्या कह रहा है? यह भक्ति आध्यात्मिक संगीत का एक रूप है जिसकी उत्पत्ति प्राचीन ग्रंथ सामवेद में हुई। ठीक है, सामवेद से हुई है इसकी उत्पत्ति। ध्रुपद एक महत्वपूर्ण विशेषता राग की शुद्धता के बनाए रखने पर जोर देना है। कौन सा ऑप्शन सही है? यह भक्ति आधारित संगीत का एक रूप है, बिल्कुल सही है। विशेषता राग की शुद्धता को बनाए रखना है, यह भी बिल्कुल सही आंसर है। दोनों आंसर सही होते हैं ध्रुपद शैली को लेके। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी व्यक्तित्व कन्नड़ साहित्य से और कविता से संबंधित हैं? कन्नड़ साहित्य और कविता से संबंधित हैं, बताइए। कन्नड़ साहित्य से संबंधित हैं, कन्नड़ साहित्य से रिलेटेड। नन्ना रिलेटेड हैं, अमोघ वर्ष ये भी रिलेटेड है। ठीक है, पुन्ना और कंबन नहीं है, तो इसके दोनों ऑप्शन सही हो जाते हैं। अगला देखते हैं, कुचिपुड़ी नृत्य, कुचिपुड़ी नृत्य, इसके बारे में क्वेश्चन है, ऑप्शन ऊपर कर देते हैं। अभी ध्यान से देखिए, कुचिपुड़ी नृत्य इसके बारे में है। कुचिपुड़ी नृत्य शैली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कुचिपुड़ी नृत्य यह भारतीय नृत्य परंपराओं की 8 शास्त्रीय नृत्यों में से एक है। अभ्यास मुख्य रूप से शिव मंदिरों में किया जाता है। जल तत्व के रूप में भी वर्णित किया जाता है। कुचिपुड़ी नृत्य, बताइए, जल तत्व के रूप में वर्णित किया जाता है। भारतीय नृत्य परंपराओं में 8 शास्त्रीय नृत्यों में शामिल है। यह बिल्कुल सही आंसर है, पहला सही है बिल्कुल।
दूसरा, इसका अभ्यास मंदिरों में किया जाता है, गलत है। जल तत्व के रूप में भी वर्णित किया जाता है, गलत है। इसका ऑप्शन कौन सा सही हुआ? सी। क्लियर है? अभी देखते हैं, हाल फिलहाल में यूनेस्को का वर्ल्ड बुक कैपिटल डिसाइड किया गया है। बताइए इसके बारे में, वर्ल्ड बुक्स कैपिटल किसे घोषित किया गया है? बता देते हैं, 2020 में जो वर्ल्ड बुक कैपिटल था वो था कुआलालंपुर। ये मलेशिया की राजधानी है, ठीक है। 2020 में दोनों इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, 2020 और 21 वाले भी, 2020 और 21 में ध्यान रखेंगे इसे। 2021 का क्या है? 2021 का जॉर्जिया का नाम सुना है? जॉर्जिया, इसकी राजधानी क्या है? विलिसी। जॉर्जिया की राजधानी है विलिसी। विलिसी को वर्ल्ड बुक कैपिटल 2021 का यूनेस्को ने दर्जा दिया हुआ है, वर्ल्ड बुक कैपिटल। क्लियर है? ये सब हाल फिलहाल में चर्चा में रहे, इसलिए इनको ध्यान रखेंगे जरूर। नेचर इंडेक्स 2020, इंडेक्स की जहां भी बात आती है क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, और मैं बार बार यही कहता हूं कि इंडेक्स वाला वीडियो मेरा करंट का जरूर उठा के देख लीजिएगा एक बार। उसमें इंडेक्स के बारे में काफी इंडेक्स डिस्कस हुए हैं, और जैसे जैसे इंडेक्स के बारे में लेटेस्ट न्यूज आती जा रही वो भी मैं करंट में डालता जा रहा हूं, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, इंडेक्स, नेचर इंडेक्स 2020 संस्थानों में अनुसंधान के आधार पर रैंकिंग की गई है, जिसमें फर्स्ट रैंकिंग किसकी है? नेचर इंडेक्स 2020 में फर्स्ट रैंकिंग है हमारी यूएस की, ठीक है। सेकंड किसकी है? चाइना की, ठीक है। इंडिया की कौन सी रैंकिंग है? हमें फर्स्ट, सेकंड और इंडिया की रैंकिंग पे ही ध्यान देना है। इंडिया 12वें नंबर पे है। ये जितने भी संस्थान हैं उनमें जितने भी इन्वेंशन किए जा रहे हैं, जितने भी जो है रिसर्च किए जा रहे हैं, है ना, इंस्टीट्यूशंस में, उनसे रिलेटेड है, ठीक है, रैंकिंग। तो इंडिया 12वें नंबर पे स्थान बना पाया है। देखो अपना देश एक वेब सीरीज लॉन्च हो रही है, देखो अपना देश, थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेंगे। देखो अपना देश वेब सीरीज लॉन्च कौन कर रहा है? पर्यटन मंत्रालय। कौन कर रहा है? पर्यटन मंत्रालय, ठीक है, पर्यटन मंत्रालय ने। और हम्पी इंस्पायर्ड फ्रॉम द पोस्ट वेबिनार, नॉट पास्ट वेबिनार, सॉरी, इंस्पायर्ड फ्रॉम द पास्ट वेबिनार। वेबिनार क्या होता है? वेबिनार ऑनलाइन सेमिनार होता है, एक टाइप का वेब बेस्ड सेमिनार होता है, ऑनलाइन सेमिनार। कंफ्यूज नहीं होना है। जैसे हमें गूगल हैंगआउट्स के बारे में देखें तो एक अच्छा और फ्री ऑफ कॉस्ट प्लेटफॉर्म है जिसे वेबिनार कहा जाता है। जैसे हम फेसबुक पे लाइव आते हैं, यूट्यूब पे लाइव आते हैं, तो ये एक वेबिनार कहा जाता है ना। वेब बेस्ड सेमिनार होता है, ऑनलाइन सेमिनार होता है एक टाइप का, जिसमें हम रूबरू एक दूसरे से हो पाते हैं, ठीक है। अभी देखिए, हम्पी इंस्पायर्ड फ्रॉम द पास्ट वेबिनार। इसमें क्या है हम्पी के बारे में? तो हम्पी की स्थापना किसने की थी? हम्पी की स्थापना की थी हरिहर बुक्का ने 1336 में। हरिहर बुक्का में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी, जिसकी राजधानी थी हम्पी। हम्पी इसकी राजधानी थी, और हम्पी राजधानी बसी किसके किनारे थी? तुंगभद्रा नदी के किनारे। तुंगभद्रा नदी के किनारे बसी थी हम्पी। क्लियर है? विजयनगर राज्य की स्थापना 1336 में हरिहर बुक्का ने की थी, और ये हम्पी को अपनी राजधानी बनाया गया था। हम्पी तुंगभद्रा नदी के किनारे बसा हुआ था, ठीक है। तुंगभद्रा नदी का पुराना नाम, ये भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, तुंगभद्रा नदी का पुराना नाम क्या था? पंपा। इसी के आधार पर इसका नाम हम्पी रखा गया है, पंपा तुंगभद्रा नदी का पुराना नाम था। और देखिए, हम्पी के स्मारकों में हम्पी का रथ बहुत ज्यादा फेमस है। हम्पी का रथ, ये भी ध्यान रखेंगे, हम्पी का रथ। और ज्यादातर इमारतों में दक्षिण भारतीय हिंदू कला देखने को मिलती है, देखने को मिलती है। बट कुछ इमारतों में इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर भी देखने का मिला है, इंडो इस्लामिक, ठीक है, इंडो इस्लामिक कल्चर भी देखने को मिला है आर्किटेक्चर शैली में, ठीक है। विरूपाक्ष मंदिर हम्पी के स्मारकों में ही आता है, जो भगवान शिव से रिलेटेड है, ठीक है। ये थी कुछ हम्पी के बारे में।
ठीक है, इंस्पायर्ड फ्रॉम द पास्ट वेबिनार। ये देखो अपना देश वेब सीरीज पर्यटन मंत्रालय द्वारा लॉन्च की जा रही है, नॉट पर्यावरण, पर्यटन मंत्रालय। ठीक है, अभी हाल फिलहाल में देविका और पुनेजा चर्चा में थी। ये देविका पुनेजा हैं क्या, बताइए, माइंड पर जोर डालिए और बताइए जल्दी से, देविका और पुनेजा हैं क्या। देविका और पुनेजा कुछ नहीं है, ये एक ब्रिज है। हाल फिलहाल में चर्चा में थे क्योंकि जे जम्मू में बनाए गए हैं। जम्मू केंद्र शासित प्रदेश हो गया है, जम्मू केंद्र शासित प्रदेश हो गया है, जम्मू में बनाए गए हैं। जम्मू में कहां बनाए गए हैं, उधमपुर और डोडा में। ठीक है, उधमपुर और डोडा में। अब चलते चलते एक क्वेश्चन देख लेते हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है, एनिमल्स वॉर मेमोरियल। जैसे हम सब जान रहे हैं कि सैनिकों का तो वॉर मेमोरियल बनता ही है इंडिया में। इंडिया में वार में एनिमल्स का भी बहुत ज़्यादा रोल होता है, तो एनिमल वार मेमोरियल भी बनाने का डिसीजन लिया गया है। और ये बनाया कहाँ जाएगा, बनाया जाएगा ये यूपी में। यूपी में कहाँ बनाया जाएगा, मेरठ में। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है अपने यूपी बेसिस से रिलेटेड, क्योंकि इंडिविजुअल ये एम्फिसाइज कर रहा है कि यूपी में, है ना। तो ये थे कुछ की सीरीज, आगे भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस के साथ मिलते रहेंगे। आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आया हो, और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।